चलिए शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। किताब लेके पढ़िएगा, ठीक ना? तो अच्छा, किताब देखिए कितनी अच्छी है, कितना किताब बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और क्लास को कंटिन्यू रखिए। और हम क्या बोल सकते हैं, चलिए ये शुरू करते हैं, ये चैप्टर। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू ही आएगा, आपको पता है ना एग्जाम में। क्या जी? ठीक है सर। हाँ, एमसीक्यू बना ये क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताइए ऊपर में क्या लिखा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। हमारा देश कब आजाद हुआ था, उस दिन भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, बताइए। 1947। अच्छा, कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? भैया कितनी तारीख को? 47 में? अब लो तारीख ही ना बोले। 15 अगस्त हाँ, 1947 है। 16 करोड़। और ये उससे पहले का लॉ है या उसके बाद का है? आजादी से पहले का है या उसके बाद का है? सर ये उससे पहले का है। पहले। तो ये अभी लॉ इन फोर्स है कि नहीं? इन्फोर्समेंट में है कि नहीं इंडिया में? मतलब ये लागू है कि नहीं, ये कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं? सर हम्म? लागू होगा तभी पढ़ रहे हैं। हाँ, तभी तो, सही बात। और लागू नहीं होता तो नहीं पढ़ते सर। नहीं पढ़ते, निश्चित रूप से। जो कानून लागू ही नहीं है, या रिपील हो गया, या उसके जगह पे कोई दूसरा कानून आ, तो पुराना कानून पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अंग्रेजों के समय का, और अंग्रेजों ने जो बनाया कानून, वह इतना अच्छा है कि यही कानून नहीं और भी कानून। देखिए, सिविल इंस्ट्रूमेंट 1881 का है, सेल ऑफ गुड्स 1930 का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। ये सारा अभी भी लागू है, क्योंकि वह अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है ना जी? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है। जनरल मतलब स्पेसिफाइड नहीं, सभी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। और क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या? यस सर करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बताइए। सर जैसे अगर जैसे कोई बिल्डर विल्डर होता है, उसको कोई चीज बनानी होती है तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना उस प्रोजेक्ट के, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, आप जो हमसे पढ़ रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? आप जो क्लास ले रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट? सर शायद से है, मेरे को हाँ, पक्का नहीं पता। ना कॉन्ट्रैक्ट का क्यों सुबह उठ के मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना जी? यस सर। सुबह उठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है मेरे। और आपका इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंस्टीट्यूट का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यस सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है एवरीडे। ये रिटेन में हुआ होगा क्या? हाँ सर रिटर्न में वो। आपका तो रिटेन में हुआ है, हमारा भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में नहीं होते। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर सभी कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन बना दिया जाए तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एवरी डे, एवरी टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम मेट्रो में बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, रिक्शे पे बैठ रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, खाने पीने की सामान, सभी कॉन्ट्रैक्ट का ही रूप। वो रिटेन नहीं होता, क्योंकि रिटेन बना दिया जाए तो वो दिक्कतें आएंगी ना। रिक्शे पे बैठने के लिए अगर रिटेन बना दिया जाए कि पहले राइटिंग में लाओ, फिर बैठो, तो ये आसान रहेगा या मुश्किल क्रिएट होगा इससे? मुश्किल रहेगा सर। मुश्किल होगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट को बताया बनाया गया कि नहीं, आप उसको
लिखोगे तभी बात बने। वो कौन सा एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताइए जिसकी राइटिंग में होना जरूरी है। सर जैसे हाँ। लॉ मेकिंग का हो गया। क्या क्या? लॉ मेकिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां तक है। अच्छा, मान लेते हैं आप जमीन बेच रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो क्या इसका राइटिंग में होना जरूरी है क्या? ये सर जरूरी है। जरूरी है नहीं, क्योंकि लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और ज्यादा एज अ वैल्यू का हो काम रहा कर है। सकता है। वैल्यू भी ज्यादा है, लंबे समय के लिए होता है। फिर खरीदते हैं पिताजी, तो उसके पिताजी के बाद बेटे का होता है, बेटे के बाद उसके बेटे का होता है। तो अगर राइटिंग में नहीं बना दिया जाए तो बहुत डिस्प्यूट होगा, झगड़े होंगे, है ना। इसलिए इसको राइटिंग में बनाया गया कि भैया 100 रुपया या 100 से अधिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का यदि ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हम लोग कचहरी में जाके उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। ठीक है ना जी। तो कुछ तो जरूरी है, बनाया गया कि नहीं आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में ही लाएंगे, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए सेक्शन जो है 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर, ये देखिए सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी इनफोर्सेबल बाय लॉ। बस ये डिफिनेशन है। कहता है भाई ऐसा एग्रीमेंट जो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में किया जाए और वह इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या पता चला कि एग्रीमेंट होना चाहिए। इससे क्या पता चला कि सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? जो भी कुछ आता है बोलो। हाँ, एग्रीमेंट वो होता है सर रिटर्न कंफर्मेशन की मैंने इससे ये काम लिया है कुछ ऐसा। एक एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल। पर एग्रीमेंट का मतलब तो वैसे वो होता है जो सहमति देते हैं जैसे हाँ, वो। सहमति दो। सही बात, सही बात, सही बात। सही बात है, सहमति देते हैं। सही बात। ठीक। सहमति देते हैं, ठीक है। देखिए, कल रात मैंने आपसे कहा कि भैया सुबह आपकी क्लास है, आपने सहमति दी कि नहीं? ये सर दी। दी। क्या, कैसे दी? ओरल दी ओरल। क्या लिखा था आपने? क्या? सर मैंने वो भेजा था थंब भेजा था। हाँ, तो थम का मतलब यही हुआ कि भाई हाँ हम कंफर्म। अपनी बात से सहमत हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई प्रपोजल रखता है और अगला बंदा उसको सहमति दे देता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत तो ऐसे ही होती होगी ना। जैसे आपने प्रपोजल रखा सीएमए इंस्टीट्यूट के पास कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, और आपका एडमिशन उसने दे दिया, तो एग्रीमेंट हो गया ना। हाँ जी, यस। एग्रीमेंट हो गया। तो आपके और यस सर। के बीच जो एग्रीमेंट है, तो दो पार्टी तो हो गया ना जी। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और दो पार्टी, पहले दो पार्टी हम लिखेंगे, तो दो पार्टी होगा, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा, और तीसरा होगा वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। बस तीन चीज चाहिए जी कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपके और इंस्टीट्यूट के बीच वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं? है सर। है। क्योंकि अगर आपका कोई राइट का वायलेशन होता है
तो आप अदालत जा सकते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि द एग्रीड पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ if other party doesn't work for the contract। ठीक है ना जी। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो आदमी चाहिए, दो पार्टी चाहिए, दो पार्टी चाहिए, और दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और वह एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वह कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आई बात क्या? समझ। ठीक है सर। ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपका एक मित्र है, धुरंधर 2 देखा क्या? हमने तो नहीं देखा। देख ली सर। देख लिया? कैसी फिल्म है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो किसके साथ गए थे या अकेले गए? मम्मी पापा के साथ गया था। आज तो मान लीजिए आपके एक फ्रेंड है, उसने कहा कि भैया तू सिनेमा हॉल कल आ जाना, एक धुरंधर देखेंगे। वो पहुंच गया और आप नहीं पहुंचे, तो क्या करेगा आपका मित्र? अदालत जाएगा क्या? नहीं सर, अदालत में जाएगा। नहीं जाएगा भाई, दो पार्टी था, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट था, एक पार्टी ने निभाया नहीं, तो दूसरी पार्टी को हक बनता है ना कि अदालत जाए। इतनी सी बात के लिए थोड़ी जाएगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफोर्स, मान लो चला जाता है, मान लो चला जाता है, अदालत क्या कहेगी? कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ऐसे इस बात के ऊपर तुम केस कर सकते हो। हाँ, तो इसका मतलब ये सोशल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है, लेकिन कानून के अनुसार कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। सोशल ऑब्लिगेशन है, दोस्ती में करनी चाहिए थी, नहीं किया तो आप अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना जी। ठीक है सर। हाँ, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक दायित्व है, कानूनी दायित्व नहीं। ठीक है ना? तो आप समझ गए ना भाई कि इसका मतलब सभी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकते हैं क्या? सभी नहीं सर। सभी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। ठीक है ना? जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। समझ गए बात को जी? यस सर। ठीक, आगे बढ़। जून में ही पेपर दे रहे हैं ना आप? जून में ही पेपर दे रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो सर किताब जून का जून के व्यवस्था बाद कर तक लो, कौन सा बनता है, कब अदरवाइज का बनता है? प्रिंट ले लो, क्योंकि जब तक आप घर में पढ़ेंगे नहीं ना, तो आपको मजा नहीं आएगा मेरे साथ पढ़। क्या ले लूं सर? इसकी प्रिंट कॉपी ले लीजिए, 100-200 रुपये अच्छा। के आसपास खर्च होगा। जब तक बुक नहीं आती तब तक इसकी प्रिंट कॉपी ले लीजिए, सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट कर। आगे बढ़, आगे आगे। कहता है विल ऑल एग्रीमेंट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी बताया ना, क्या सभी एग्रीमेंट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है क्या? विल ऑल एग्रीमेंट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो नो बता। सर। नो। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखता है। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव ए लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, सिनेमा देखने वाली बात लीगल था या सोशल था? सोशल था, सोशल। हाँ, तो इंस्टीट्यूट को अपने पैसे दिए क्लास के लिए, अगर इंस्टीट्यूट क्लास नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हैं। का मतलब जो इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी है वो सोशल है या लीगल है? लीगल है सर। हाँ, लीगल। सही बात, सही बात। एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल। An agreement giving rise to social obligation is not a contract. That is why it is said that the term
agreement is a wide term and it includes both social and legal obligation, but only those agreements which the party intend to enforce legally culminates into the contract. And agreement is regarded as a contract when it is enforced. तो सभी बात तो हमने बता ही दिया है ना, ठीक है ना जी। इसमें जो भी बातें लिखी हुई वो हमने आपको बता, ठीक है जी। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है। एक मिनट रुकिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए सेम सिलेबस जो है आपको जब इंटर में जाएंगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना जी। आए, अब देखते हैं इसेंशियल। सॉरी भाई, ज्यादा काम है। तो अब लोग हम देखने जा रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बीकॉम का और आपके इंटर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसेंशियल एलिमेंट्स टू ए वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना है। एक मिनट रुकना है, ठीक है।
किशन जी हैं आप? किशन जी हैं आप? यस सर। ठीक ठीक, सॉरी सर, ठीक आ गई थी बीच में, वो धूल वगैरह पड़ती है ना, हो जाता है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज का होना जरूरी है। अगर उसमें एक भी गायब है तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यही है ना जी, समझ गए बात को? इसेंशियल मतलब ये हुआ भैया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज होनी चाहिए, और अगर नहीं है, एक भी गायब है, तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एग्रीड पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इफ अदर पार्टी डजंट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। तथा पहले ऑफर हो रहा है, निश्चित रूप से भैया हर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो है वो ऑफर से ही तो होता है। अगर ऑफर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। आपने ऑफर किया इंस्टीट्यूट को, तभी इंस्टीट्यूट ने एडमिशन लिया ना भाई। अगर ऑफर नहीं करते तो इंस्टीट्यूट कैसे आपका एडमिशन? तो ऑफर की पहला है, ऑफर को दूसरे शब्द में प्रपोजल भी कहते हैं। तो कोई ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्टेंस देगा, पहला कंडीशन, तो वह एग्रीमेंट हो या प्रपोजल हो जाए, एग्रीमेंट उसको कहते हैं। उसके बाद है कि लॉफुल कंसिडरेशन। पहला तुम कहेंगे भाई कंसिडरेशन होना चाहिए, और दूसरा लॉफुल होना। कंसिडरेशन से आप क्या समझते हो? कंसिडरेशन मतलब लॉ से एक्सेप्टेड होना चाहिए, लॉ के अंडर होना चाहिए, जो लॉ समझे और माने। कंसिडरेशन से आप क्या समझते हो? ये पूछो, कंसिडरेशन से आप क्या समझते हो? मतलब वो लॉ के अंदर हो। ओ सॉरी, मतलब चलो वो मैं, है। कंसिडरेशन का मतलब है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, कह रहा है कि हम बिना फ्री में कर रहे हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट। आपको कुछ मिल रहा है और हमें भी कुछ मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट। हम जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं, क्या दोनों के दोनों को कंसिडरेशन है? दोनों का कंसिडरेशन कुछ ना कुछ तो है ना। मेरा कंसिडरेशन है कि मुझे फीस मिलनी चाहिए, और आपका कंसिडरेशन क्या है? कृष्ण जी बताएं आप। कि मुझे नॉलेज मिल रही है। हाँ, आपकी सेटिस्फेक्शन जो है आपका कंसिडरेशन। मेरा, मेरे लिए फीस जरूर। तो कहता है दोनों पार्टी को कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद कहता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब हुआ कानून उसकी इजाजत दे। जैसे मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसका तुम मर्डर कर दो, मैं तुमको 10,000 दूँ, तो क्या लॉफुल कंसिडरेशन है यहाँ पे? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर ये मर्डर वर्डर की बात हो रही है ना इसमें। हाँ, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि किसी का मर्डर करना कानूनन अपराध है। लॉ डजंट परमिट यू टू किल एनीवन, है ना। तो लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, ये नहीं कि अनलॉफुल। ठीक है जी, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद कहता है कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टी टू ए। जो सहमति दिया वो फ्री होना चाहिए। किसी दबाव या गलती या है ना, दबाव या दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, या अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं। फ्री कॉन्सेंट हो। फ्री का मतलब अपने मन से दिया, या कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन से प्रभावित नहीं। समझ रहे हैं बात को?
नहीं समझे? आज समझ गया सर। चलिए मैं बताता हूँ। आपको कहा कि भैया ये रजिस्ट्री, जब तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री है, बिल्डिंग की रजिस्ट्री है, इस पे तुम साइन करो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूं। और गोली आपके सामने में रख दिया उसने, बोला गोली मार दूंगा, नहीं तो तुम अपनी जमीन मुझे लिख दो। आप क्या करेंगे किशन, अगर आप उस जगह पे हो? सर प्रेशर में तो उसकी जमीन उसको वही उसको ही दे देंगे। दे दो। फिर क्या करें उसके बाद? आपका सर यहाँ उसके बाद उसके ऊपर कोर्ट में केस कर देंगे। तो आपके आपका फ्री कंसेंट है यहाँ पे? आपसे आपने जो जमीन लिख दी, क्या अपनी मर्जी से लिखा? नहीं सर। वो दबाव था ना, दबाव था वो आपके ऊपर में, दबाव भी था ना। गोली दिखा के कोई कहेगा तो करना ही समझदारी है, मर तो नहीं जाएगा ना कोई, बाद में देखा जाएगा। तो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वह लॉफुल होना, जो उद्देश्य है वह लॉफुल होना। निश्चित रूप से किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट या डाका डालने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लॉफुल तो नहीं। तो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी है, दो पार्टी कम से कम। सर आप म्यूट पे हो। कुछ आवाजें आ रही हैं, आपको सुनाई पड़ रही है? हाँ, चलिए म्यूट इसीलिए किया था, कुछ आवाज आ रही है। देखो, तो आवाज बंद होने दीजिए। तो पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसका मतलब समझना पड़ेगा भाई, इसका मीनिंग क्या है। पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो पार्टी दो है वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य होना चाहिए। अब ये योग्यता आती है कि दोनों जो है ना मेजर होना चाहिए। मेजर समझते हैं क्या? डू यू नो नहीं द सर। मीनिंग ऑफ मेजर? हाँ, नो सर। नहीं जानते? आपकी उम्र कितनी है? अच्छा 18 वाले मेजर हो जाते हैं और 18 से कम माइनर होते हैं ये। हाँ हाँ, वो मतलब तो वही है। तो आपकी उम्र कितनी है तो बताओ। सर 17 है, अभी 18 हो जाएगी। अरे 17 है, 18 हो जाएगी? तुमने धुरंधर कैसे देखा? धुरंधर तो बच्चों के लिए नहीं था। अरे सर ऐसे तो चल जाता है, वो ज्यादा छोटे बच्चों के लिए होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है पहले तो मेजर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? मेजर का मतलब ये, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। तो पार्टी जो है मेजर होना चाहिए। उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए। पागल है तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंट अगर है कोई तो उसको क्यों मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने? सर क्योंकि वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। हाँ, तो कहता है जो पिछला लिया था उसका तो दिया नहीं तुमने, नया करके तो दूसरे को कैसे देगा? पहले उससे फ्री तो हो जाओ, पहले उसको पूरा तो दे दो, उसके बाद आना कॉन्ट्रैक्ट करना। आर यू गेटिंग ना? समझ में आ रहा है ना आपको जी? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये तो है ही। ये सारे एलिमेंट्स हैं, और भी हैं लेकिन
कोई बात नहीं, आपके में इतना ही दिया है तो ठीक। अब आगे बढ़ो। जो मैं नोट कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन वगैरह, ये सब आपको कॉपी में नोट बनाना चाहिए। समझ गए बात को? हैं? कॉपी में नोट बनाना चाहिए। अगर किताब नहीं है तो कम से कम इसको नोट लिखना चाहिए आपको, कि जो चीज भी पढ़ा रहा हूँ वो तो जरूरी ही है। अब देखिए, प्रपोजल या ऑफर की शुरुआत शुरुआत कहाँ से होती है? कॉन्ट्रैक्ट की, भाई बताओ, शुरुआत कहाँ से होती है? क्या नाम है? कृष्ण। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो है ऑफर से होती है या प्रपोजल से होती है। आपने, आपके मन में आया, एक मिनट सुना जरा पेन से। एक मिनट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वह ऑफर, या उसी के लिए दूसरा शब्द है प्रपोजल। समझ रहे हैं? वहां से शुरुआत है। तो उसका डिफिनेशन क्या है? कोड सेक्शन 2A बता रहा है कि भाई ऑफर किसको कहे। ये आपका डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफर का, जिसको प्रपोजल भी कह सकते हैं। उसका डिफिनेशन सेक्शन 2A में दिया। अब देखिए, मैक्सिमम जितने भी लॉ बने हैं उसमें जो सेक्शन 1 होता है वह होता है कि उसका नाम क्या है और उसका लागू कहाँ कहाँ होगा। जितने भी भारत में एक्ट बने हैं ना जी, वह सेक्शन फर्स्ट जो है वह बताएगा कि इसका नाम क्या है इस एक्ट, और पूरे भारत में कहाँ कहाँ लागू। अभी पूरे भारत में कहाँ कहाँ लागू होता है, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि पहले जो जम्मू कश्मीर था उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। आप समझते हैं इसका मीनिंग क्या है? अब नहीं रहा, लेकिन पहले स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर। और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि इस डिफरेंस को ही हटा दिया। सेक्शन 370 ऑफ द आर्टिकल है, उसको अमेंड किया गया और कहा भैया अब तुमको स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर और बाकी राज्य में नो, देर इज नो डिफरेंस। लेकिन अर्लियर इट हैज द स्पेशल दर्जा, उसको कहेंगे स्पेशल दर्जा को, जो भी अंग्रेजी में कहा जाए, है ना, स्पेशल प्रिविलेज था। पता है ऐसा क्यों था भाई? क्या था वो स्पेशल दर्जा, बताएंगे कुछ? याद पता है क्या? सर उसमें कुछ ऐसा था ना कि आधा पार्ट पाकिस्तान के पास था, आधा इंडिया के पास, तो हर अलग लॉ बनता था, कुछ ऐसा था। ऐसा, उसमें ये था कि जब जम्मू कश्मीर पर लड़ाई उसने, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया आजादी के आसपास का या उसी के आसपास में, तो वहां का राजा हरी जी थे शायद, वो इंडिया के पास आए, बोले कि भैया तुम मुझे अपने में मिला लो। और उसने ये भी कहा कि भाई हम लोग का स्पेशल दर्जा होगा। स्पेशल दर्जे का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में कोई जम्मू कश्मीर के बाहर वाला व्यक्ति जमीन नहीं खरीद, और जमीन खरीदेगा मालिक नहीं, जमीन आप नहीं खरीद सकते, और जमीन खरीदने के वहां की लड़की से शादी करना पड़ेगा ऐसे। और दूसरा रूल ये था कि जो इंडिया का कानून था वहां लागू नहीं हुआ, मैक्स लगभग हर कानून, उसके लिए अलग कानून, उसका अपना अलग कानून, जो कि इंडियन जैसा ही था लेकिन उसका कानून, तो इंडिया का कानून वहां लागू नहीं।
तो इसीलिए सेक्शन 1 में नाम रहता है और ये लिखा रहता है इसका लागू कहाँ होगा, तो उसमें मैक्सिमम के सेक्शन पहले रहता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो कुछ लागू जम्मू कश्मीर में होता था कानून, कुछ नहीं। तो सेक्शन 1 में तो ये लिखा रहता है, और सेक्शन 2 में डिफिनेशन रहता है। ये देखिए जितने भी डिफिनेशन है सभी सेक्शन 2 में रहता है। तो जितने भी कानून इंडिया में बने हैं, मैक्सिमम कानून का यही रूपरेखा होता है कि पहला सेक्शन में लिखेगा कि इस कानून का नाम क्या है और ये कहाँ लागू होता है। दूसरे सेक्शन में जितने भी डिफिनेशन है उस सबको एक जगह रखा जाता है, जिससे कि स्टडी करने में या उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर हमें ये देखना है कि भाई इस एक्ट में इस शब्द का क्या डिफिनेशन है, तो वो हम जाके सेक्शन 2 में देखेंगे, ढूंढेंगे। और अगर इधर उधर दिया रहेगा तो फिर ढूंढना मुश्किल होगा। तो सेक्शन 2 में जो है डिफिनेशन ही डिफिनेशन है। तो सबसे पहले डिफिनेशन है ऑफर का। कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर his willingness to do or know or to abstain from doing anything to obtaining the assent of that other to such act or absentance he is said to make offer। देखिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी विलिंगनेस या इच्छा को रखता है करने का या नहीं करने का, किसी काम को नहीं करने का, और इस बात की सहमति पाने के लिए कि वो करेगा या नहीं करेगा, तो उसको प्रपोजल कहते हैं। तो आसान भाषा में ये कहें, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास इस बात का प्रस्ताव रखता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, इस उद्देश्य से उसको हम प्रपोजल कहते हैं। तो लैंग्वेज जो इन कानून का होता है वो तो इसी तरह से होगा, क्योंकि इसको सभी चीज को इंक्लूड करना होता है। तो ऑफर का मतलब है जब हम किसी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि वह उसको एक्सेप्ट करेगा या मना भी कर सकता है, तो उसको हम प्रपोजल। ठीक ना जी, ये सब चीज करने का है एक्सेप्टेंस। ठीक है सर। जब when the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब जिसके सामने आप प्रपोजल रखते हैं वो यदि सहमति दे देता है तो हम कहते हैं, सहमति का मतलब कि बात को मान लेता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इसे कहते हैं, तो वह प्रपोजल बन मतलब एग्रीमेंट बन जाता है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब एक्सेप्ट हो जाता है प्रॉमिस, सॉरी ऑफर, तो उसको प्रॉमिस। अब देखिए प्रॉमिसर प्रॉमिसी कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। तो आसान है। कंसिडरेशन पे आ जाए। कंसिडरेशन तो भी आप समझे ना, उसका डिफिनेशन क्या है? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसर कि बदले में कुछ देना। क्या? बदले में कुछ देना। हाँ, बदले में। तो कंसिडरेशन का भी डिफिनेशन दिया हुआ है। तो डिफिनेशन में कोई खास बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए अगर डिफिनेशन की मैं इसको देखें शब्दों पे क्या लिखा है। When at the desire of the promiser, promiser कौन है? जो प्रपोजल करता। देखिए यहाँ पे लिखा है the person making the proposal is called promiser। the promisee यानी जो जिसके सामने रखा है एक्सेप्टेंस के लिए, और any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstention or promise is called। तो ये डिफिनेशन कानून का है। कानून में किसी काम को नहीं करने के लिए भी करना भी कंसिडरेशन हो सकता है क्या? आपसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई काम करना ये तो हो सकता है कंसिडरेशन, किसी काम को नहीं करना भी कंसिडरेशन हो सकता है क्या?
कि आप इस काम को मत कीजिए, हम आपको इतना रुपया देते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, देखिए कोई व्यक्ति पहले इलेक्शन लड़ रहा जाता तो फॉर्म भरने का डेट रहता, उसके बाद विथड्रॉ का भी डेट रहता है कि आप अपनी जो नामांकन है उसको वापस ले सकते। तो मान लेते हैं दो तीन कैंडिडेट है, जीतने वाले कैंडिडेट को लग रहा है कि यार वो भी जीत सकता है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, कहें भैया तू विथड्रॉ कर ले अपना नॉमिनेशन, हम तुमको इतने रुपए देते हैं। ऐसे वो कानूनन नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी काम को नहीं करने का भी एक, नहीं करना भी एक कंसिडरेशन है। तो आप कहा कि नाम उठा लो, अपना हटा लो, हम तुमको इतने रुपए देते हैं, जिससे कि उसकी जीत जो है वो पक्की हो जाए। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल आता है, और तो कोई एग्जाम्पल किताब में भी है नहीं। आइए, हम इसको पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट क्या होता है, लेकिन डिफिनेशन क्या है कानून में एग्रीमेंट का वो देखते हैं। कहता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इससे तो समझ में आएगा नहीं आपको। एग्रीमेंट को हम ऐसा कहते हैं कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। तो कानून की लैंग्वेज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, लिखना तो है नहीं। तो आसान चीज को समझिए कि ऑफ शुरुआत क्या होती है, ऑफर से, है ना जी। ऑफर से शुरुआत होती, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। यदि अगला बंदा ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस के बाद, अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो वह एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो, और यदि वह एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है ना जी, किशन सही है। ठीक है सर। हाँ, ये तो पहले बता चुके हैं, ये कोई नई बात तो है। आइए आगे बढ़ो। वाइड एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट भी कई तरह के होते हैं, वाइड, वैलिड एंड वाइडेबल। एग्रीमेंट जो है वो तीन तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल। तो वैलिड का मतलब होता है जिसको हम इनफोर्स करा सकते हैं अदालत में, वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें वैलिडिटी आई ही नहीं कभी, वह वाइड एग्रीमेंट। कहने का मतलब एग्रीमेंट है लेकिन वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट। इसको वैलिडिटी का कभी गुण आया ही नहीं। ये देखिए क्या लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforced। इसको हम अदालत नहीं जा सकते वैलिड इन्फोर्स कराने के लिए, वॉइड। और वॉइडेबल में दोनों ही हो सकता है, ये वैलिड भी बन सकता है और वॉइड भी बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्ट। तो वैलिड क्या हुआ, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है, देखिए लिखा भी होगा एन एग्रीमेंट, वैलिड का ऊपर दिया है क्या, चलो दिख नहीं रहा मुझे, जो भी हो। तो जिसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं वो वैलिड है, जिसको नहीं कर सकते वो वॉइड है। और जो दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है,
इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीव्ड पार्टी ऑप्शन और डिजायर, तो उसको वाइडेबल कहते हैं। अब देखिए हमारे ये बिहार में एक जहानाबाद साइड है ना, जहाँ पे जबरिया जोरी करके कोई फिल्म बना है ना। कोई कपूर का बेटा है ना, श्रीदेवी का जो सौतेला बेटा है, वो हीरो था। तो जबरिया जोरी देखा है आपने फिल्म? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। उसमें क्या कहानी है, या जो भी कहानी उसका हमको अच्छे से याद नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे समझा कि मान लेते हैं किसी का लड़के को उठा के शादी कर दिया, उठा के मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी लड़की से शादी कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं सर। आपको आपको अरे उधर से अरे आवाज उधर आ रही जवाब है, बता दो। बंद कर दो, सुनो सुनो सुनो, सुनो, पूरा जवाब का जवाब दे दो। म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, अरे अरे म्यूट करो भाई। म्यूट करो भाई। हाँ, हाँ, अरे म्यूट कर। अरे म्यूट कर। क्या हो गया सर? आवाज इधर आवाज से डबल से आवाज डबल आवाज आ जा रही है, आ जा रही। तो म्यूट कर लो। हाँ अब सही। जब पूछूंगा तो जवाब। मान लेते हैं आपकी शादी उठा के कर दिया, आपको घर से उठा लिया और आपकी शादी किसी लड़की से करा दी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? आज नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ हाँ बताओ। हाँ बताओ। सर बिना मर्जी के करा है ना। हाँ, हाँ, आपकी आप म्यूट कर रखो। क्या हो गया इसको समझ में ना आ रहा है। तो आपकी सहमति फ्री नहीं है, अंडी इन्फ्लुएंस हो गया, कोहर्शन से आपकी ली गई, दबाव से लिया गया, आपके कान पे रखा गया पिस्टल, कहा कि शादी कर दे, सिंदूर भर दे। अब ऐसा हो गया तो अब क्या करोगे सर? हो गया ठीक है, बोला आप घर जाते हो, शादी करा के बोला घर भी पहुंचा दिया आपको खुद के गाड़ी से। अब क्या करोगे सर? अब वो लोग चले गए, अब क्या करोगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। किससे पूछ। सर उन लोगों पे केस कर देंगे। अच्छा, लड़की को क्या करोगे पहले ये बताओ। तुमका घर में पहुंचा के चला गया वो लोग, जीप से आया, कार से आया, शादी करा दिया जबरदस्ती, और आपके घर पे आके आपके मम्मी पापा के सामने में बोल दिया भाई शादी हो गई है, इसको रखो ठीक से, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए लड़की को। अब आप क्या करेंगे? घर में रखेंगे कि नहीं उसको? नहीं सर। क्या करोगे क्या भाई? करोगे? सर वापस उसी के घर ले जाऊंगा। अच्छा, वो फिर पीटेगा नहीं तुमको? पीटेगा कि क्या नहीं? सर? पीटेगा कि नहीं? अरे सर हम पीट देंगे, इसमें क्या कोई बात है। चलिए ठीक। तो बातें दोनों हो सकती हैं, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप अगर अदालत चला चला जाते हैं तो वो वॉइड हो गया, और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जाता है, सोचता है, चलो यार शादी हो गई अब। सर ये अवॉइडेबल का बताना एक बार। वॉइडेबल का अवॉइडेबल का मैं बता रहा हूँ। बता रहा हूँ। जब जब आवाज बंद कर आवाज दो, बंद क्या हो रहा है, कर म्यूट कर लो म्यूट कर लो। सुनो 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 सिर्फ। वॉइडेबल का मतलब है ये वैलिड भी में भी कन्वर्ट हो सकता है, वॉइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीव्ड पार्टी डिजायर। जैसे आपकी शादी करा दिया, अब आप अगर अदालत चला जाते हैं तो वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और आप रख लेते हैं लड़की को यह सोच कर कि भाई लड़की का क्या कसूर है, चलो जाने, कि शादी तो किसी से करनी ही थी ना, इसी से हो गई, कोई बात नहीं है। दोनों चीज हो सकता है ना। तो यह उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो क्या करना है। अगर आप अदालत चले जाते हैं तो फाइट हो गया,
और अदालत नहीं जाते हैं, आप उनके साथ रह लेते हैं, जिंदगी भर रहते हैं, तो वो वैलिड हो गई। आपको समझ में आया क्या? ठीक है सर। हाँ। अब देखिए, आपको पता है कि मैरिज इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, पता है आपको क्या या नहीं पता? यस सर, पता है। पता है। तो मैरिज, म्यूट कर लिया करो। मैरिज इज ऑल्सो एक कॉन्ट्रैक्ट। शादी के बाद आप अपनी पत्नी को ये नहीं कह सकते कि हम नहीं रखते, कानूनन, कानूनन नहीं कह सकते। और इंडिया में तो शादी बहुत बड़ा बंधन है, बंधन का मतलब बहुत बड़ा ठेका है भाई। कॉन्ट्रैक्ट है कि जीवन भर साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट। और लोग रहते हैं। और सभी, हाँ, कुछ शादियां नहीं टिक पाती, वो अलग बात है, डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तो वॉइडेबल का मतलब यही हुआ है। हमने तो एक एग्जांपल दिया, और भी बाकी कई एग्जांपल हो सकते हैं। तो वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि एग्रीड पार्टी जिसे सहमति लिया है, अगर कोहर्सन या प्री कंसेंट नहीं है, तो बाद में वो पलट सकता है। ठीक है ना? यही मतलब। तो देखिए, डिफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ठीक है ना? जो इन्फोर्सबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल के देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं, agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of other or others, is a void contract. The contract will be void if the party having the option do not make it. इससे तो आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो एग्रीड पार्टी है, जिसको तकलीफ है, अगर वह कुछ नहीं बोलता तो वैलिड हो जाएगा। अगर वो अदालत चला जाता है कि भाई हमें नहीं मानना, तो वो वॉइड होता है। ठीक है ना जी? हाँ भाई। ठीक है सर। ठीक है। इसको जो है म्यूट था, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी देखा है, लेकिन उसमें एक एक लाइन में था। अब उसको थोड़ा डिटेल। तो कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? अभी भी पढ़ा है, बताइए, शुरुआत कहाँ से होती है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे? एग्रीमेंट से पहले क्या होता है? ऑफर। ऑफर या प्रपोजल से शुरुआत होती है। हाँ सर, प्रपोजल। ना, प्रपोजल क्या है? ठीक है ना जी? तो वहां से शुरुआत। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहले कहा गया कि इन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन टर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑफर एंड। सबसे पहले ऑफर होता है, अगर उसके बाद एक्सेप्टेंस हो, तो ये एग्रीमेंट हो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर से शुरुआत होती है। अगर वह एक्सेप्टेंस हो गया तो एग्रीमेंट हो गया। और यदि एग्रीमेंट वह इन्फोर्सबल बाय लॉ है, और अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो बात ही खत्म है ना जी? एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो बात ही खत्म है। जैसे आप ऑफर किए कि एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए कम से कम 12वीं पास होना, आप 10वीं पास हैं, तो क्या आपका एडमिशन होगा क्या? आपका एडमिशन होगा क्या? अरे भाई, कहा हो? कृष्ण हो कि नहीं भाई? कृष्ण, कृष्णव, हेलो। अजीब बात है।
हेलो। हाँ किशन। हेलो। हेलो। हेलो किशन, बताओ भाई, हो कि नहीं लाइन पे? हाँ जी सर, वो थोड़ा नेटवर्क चला गया था एकदम से। ठीक ठीक है। देखिए, आप सुनेंगे नहीं तो मैं किससे बात करूं? हाँ सर, अब सही है। आपकी इच्छा हुई कि हम सीएमए में एडमिशन लें। एडमिशन के लिए 12वीं पास होना चाहिए, आप 10वीं पास हैं। क्या एडमिशन पॉसिबल है क्या? यस सर, है। कैसे? 10वीं पास वाले का एडमिशन ही नहीं होता। 12वीं पास होना चाहिए, तो आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा? इफ यू आर ओनली 10th पास, हाउ कैन यू गेट द एडमिशन इनटू सीएमए कोर्स? बात संभव है क्या? सर जैसे वो लिखवा सकते हैं, अंडरटेकन। उसको छोड़िए, जो इतना मैं बोल रहा हूँ उतना ही बोलो। नहीं सर, नहीं है। मैंने मान के चल, मान लो ना सर, तो ऑफर हुआ तो क्या एक्सेप्टेंस दे सकती है इंस्टीट्यूट? नहीं सर। तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, आगे कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं। ठीक ना जी? तो ऑफर से शुरुआत होती है, एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो प्रपोजल होता है। तो यही कह रहे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक ना? देयर मस्ट बी टू पार्टी, कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए। देखिए, इसका अभी अभी उदाहरण है कि आपसे बात नहीं हो पाई तो मैंने लेक्चर बंद कर, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो हम सुनाएंगे किसको? और खुद को सुना के पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। तो कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, एक बंदा जो है ऑफर करेगा और दूसरा एक्सेप्टेंस। द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफिनिट एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इस लाइन को समझते हैं। ऑफर जो है डिफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि ऑफर क्या है। और एक्सेप्टेंस जो है पूरे पूरा एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन के साथ नहीं होना। एब्सोल्यूट मतलब आधा एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस होगा तो पूरा होगा और बिना कंडीशन का। अगर आपने भी कंडीशन लगा दिया, इसका मतलब आप फिर ऑफर कर रहे हैं अगले को कि भैया ऐसा होगा तो हम मानेंगे। तो जो ऑफर हो रहा है वो ऑफर क्या है, ऑफर का क्या टर्म एंड कंडीशन है? डिफिनिट का मतलब निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस पूरे ऑफर को होना। ये नहीं कि बोला कि आधा तो हम मान रहे हैं जी, आधा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस। और अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन। अगर आपने भी कंडीशन लगा दिया तब तो फिर आप, नाउ यू आर ऑफरिंग, अब आप ऑफर करते हैं, पहला उनका ऑफर तो कैंसिल है। तो ये है एग्रीमेंट का मतलब। 7:15 बज रहे हैं, ठीक ना जी? अब आज की क्लास खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। आपकी क्लास थर्सडे को सुबह ठीक है सर। 7 से 7:30 के बीच में होगा। जिस दिन, सुबह। तो हाँ, मेरी बेटी को मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो जिस आप दिन कब होगी सर क्लास? है, क्लास कब होगी अब? अब परसों होगी सुबह 7 बजे या 7:30। ठीक है सर। 7:30 या 7 बजे के आसपास में होगी। 7 से 7:30 के बीच में किसी भी इसमें हो सकता है, क्योंकि